वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है ये। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। सभी फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है। According to NIPI guidelines, from which month the iron tablet are started during pregnancy? NIPI की गाइडलाइंस के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां किस महीने से शुरू की जाती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में नीपी का फुल फॉर्म बताएं। NIPI का फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड्स? ठीक है, NIPI का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो पूरा नाम है NIPI का नेशनल आयरन फॉर इनिशिएटिव। ठीक है, इसका क्या होगा? नेशनल आयरन फॉर इनिशिएटिव। इसकी गाइडलाइंस के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की जो गोलियां हैं वो किस महीने से शुरू की जाती हैं? तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। फ्रेंड्स जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें, जिससे हमें भी पता चल सके कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है। ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स उतना ही परफेक्ट होंगे। क्योंकि देखिए जो 5200 वैकेंसी है लगभग में, ठीक है, ये कम नहीं है और रेगुलर वैकेंसी है। तो आप लोग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और जो तैयारी है वो इस तरह करें कि ये मुझे आखिरी चांस है, दोबारा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर इस तरह और ये सब सोच कर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे, तो 100% सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट होगा, फोर्थ, चौथा। ठीक है, चौथा महीना। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट है। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि NIPI की गाइडलाइंस के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की जो गोलियां हैं वो चौथे महीने से शुरू की जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ठीक है, पढ़ें अच्छे से, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। देखिए सभी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स और कई कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ ऑफ MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो शुरू हुआ था ये 1971 में शुरू हुआ था। ठीक है, अबॉर्शन इज अलाउड ओनली अप टू विच वीक? MTP अधिनियम, जब ये MTP अधिनियम बना था, ठीक है, ये 1971 में बना था। इसके अनुसार कह रहा है कि भारतीय कानून के अनुसार जो MTP अधिनियम बना है, इसके अनुसार गर्भपात की अनुमति केवल किस सप्ताह तक होती है? तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1971 के अनुसार या 1971 में जब ये भारतीय कानून बना, तो इसके अनुसार गर्भपात की जो अनुमति है वो केवल किस सप्ताह तक सीमित है या किस सप्ताह तक है, कि आप इतने सप्ताह में ही आप जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एबॉर्शन करा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 20, ठीक है, कितने सप्ताह? 20 वीक। अगर 20 वीक की प्रेगनेंसी है तो आप 20 वीक तक एबॉर्शन करा सकते हैं, गर्भपात करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए एक्सप्लेन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से कि फ्रेंड्स कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आते तो एक्सप्लेन पढ़ने से समझ में आ जाते हैं। चलिए एक्सप्लेन को पढ़ते हैं। MTP अधिनियम 1971 के अनुसार भारतीय कानून के अनुसार, MTP अधिनियम 1971 के भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात की अनुमति केवल 20 सप्ताह तक की जाती है, 20 सप्ताह तक की होती है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, 1971 में भारत सरकार का एक ये अधिनियम है जो कुछ विशेष परिस्थितियों में मन चाहे गर्भ से छुटकारा पाने की अनुमति देता है।
यह अधिनियम सन 1971 में बनाया गया था तथा वर्ष 2002 में कानून में आवश्यक संशोधन किए गए थे। इस कानून में 2002 में आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन भी किए गए। मेडिकल टर्मिनेशन गर्भावस्था दवाइयों का उपयोग करके गर्भावस्था को समाप्त करता है। नोट फ्रेंड्स, यहाँ पे नोट को भी अच्छे से पढ़ लें कि एमटीपी संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में गर्भपात को या गर्भपात की सीमा को 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये 2021 में किया गया है फ्रेंड्स। देखिए पहले कितना था फ्रेंड्स, ये 20 वीक, ठीक है, 20 सप्ताह था, लेकिन कुछ विशेष ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों को देखते हुए इसे कितना कर दिया गया, 24 सप्ताह तक कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें। पढ़ें आप अच्छे से, फिर आंसर दें। सभी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विच इज नॉट द प्रीडिपोजिंग फैक्टर ऑफ hypermesis gravidarum? Which is not the predisposing factor for hypermesis gravidarum? कौन सा hypermesis gravidarum के लिए प्रवर्तनपूर्ण कारक नहीं है? बताएं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें, क्वेश्चन को पढ़ लें। Which is not the predisposing factor for hypermesis gravidarum? गेस करें फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर, कौन सा हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम के लिए प्रवर्तनपूर्ण कारक नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, मलन्यूट्रिशन, कुपोषण। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है, कुपोषण। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को पढ़ते हैं कि कुपोषण हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम के लिए प्रवर्तनपूर्ण कारक नहीं है, क्योंकि कुपोषण वह स्थिति होती है जिसे मल न्यूट्रिशन कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये वह स्थिति होती है जब किसी व्यक्ति के आहार में सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं होते हैं। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती रहती है या धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं या फिर शिकार हो जाते हैं। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम एक गर्भावस्था के दौरान होने वाली एक समस्या होती है, जिसके लक्षणों में गंभीर मतली, उल्टी, वजन का घटना, बेहोशी या चक्कर आना शामिल होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया आर देयर? प्लेसेंटा प्रीविया कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, सभी को पता होंगे। चलिए आंसर दें फटाफट। हाउ मैनी टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया आर देयर? प्लेसेंटा प्रीविया कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, सभी को पता होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें फ्रेंड्स। हाउ मैनी टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया आर देयर? तो यहाँ पे देखिए 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे फ्रेंड्स राइट होगा। चलिए अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं हम कि प्लेसेंटा प्रीविया 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे पूर्ण प्लेसेंटा प्रीविया आपका ये फर्स्ट है, पूर्ण प्लेसेंटा प्रीविया। अब पूर्ण प्लेसेंटा प्रीविया में आंतरिक ग्रीवा को खोलने वाला हिस्सा पूरी तरह नाल द्वारा ढक लिया जाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आता है कि आंशिक प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें क्या होता है, इसमें फ्रेंड्स आंतरिक ग्रीवा को खोलने वाला हिस्सा नाल द्वारा आंशिक रूप से ढक जाता है। अब यहाँ पे अल्प प्लेसेंटा प्रीविया, यहाँ पे आपने पढ़ा था 4 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे आप अल्प प्लेसेंटा प्रीविया आ गया। इसमें नाल आंतरिक प्रीविया को खोलने वाले किनारे को ढक लेते हैं। और लो, यहाँ पे लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया है। यह स्थिति गर्भावस्था के मध्य में होती है। इस स्थिति में प्लेसेंटा गर्भाशय ग्रीवा के किनारे पर होता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। सभी सिंपल क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। पढ़ें और आंसर दें। हाउ मैनी क्लीन्स हैव टू बी चेक्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग लेबर? प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए कितने क्लींस की जांच करनी चाहिए? बताएं फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैंने बताया था 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है, सभी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, इस प्रैक्टिस सेट में, ये सभी 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। हाउ मैनी क्लींस हैव टू बी चेक्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग लेबर?
तो यहाँ पे फ्रेंड 7 होगा। ठीक है, 7 प्रकार की जांच करनी पड़ती है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं, इसमें कौन कौन सी जांचें होती हैं। प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए 7 क्लींस की जांच करनी पड़ती है फ्रेंड्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO प्रसव के समय इन 7 क्लींस के पालन को बढ़ावा देती है। अब कौन कौन सी है फ्रेंड्स ये? हाथ साफ करना, साफ ये पेरिनियम, साफ वितरण सतह, साफ कॉर्ड, साफ बांधने वाले जो उपकरण होते हैं वो, साफ काटने वाली सतह। ये सारी प्रक्रिया प्रसव के दौरान संक्रमण से बचाने के लिए की जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। देखिए, अपगार स्कोर के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे अपगार स्कोर ऑफ 4 to 6 इज कंसीडर्ड एज व्हाट इन न्यूबॉर्न। अपगार स्कोर 4 से 6 को नवजात में क्या माना जाता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अपगार स्कोर ऑफ 4 to 6 इज कंसीडर्ड एज व्हाट इन न्यूबॉर्न। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड है, कई कई बार पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। अगर अपगार स्कोर आप लोगों ने पढ़ा है तो जरूर आप आंसर दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, माइल्ड डिप्रेशन, हल्का तनाव। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं। अपगार, अभी आपने पढ़ा अपगार, ठीक है। तो अपगार का पूरा नाम क्या होता है? यहाँ पे आप पूरा नाम देख लें, इसका पूरा नाम क्या होता है। ए से क्या होगा, अपीयरेंस होगा, ए से अपीयरेंस होगा, पी से पल्स होगा, जी से यहाँ पे क्या होगा, ग्रीमेस, ए से एक्टिविटी एंड आर से रेस्पायरेशन। अपगार स्कोर जन्म के ठीक बाद शिशुओं को किया गया एक परीक्षण होता है। ठीक है, ये जरूर याद रखें कि जो अपगार स्कोर होता है वो जन्म के बाद शिशुओं पर किया जाने वाला एक परीक्षण होता है, जिससे उसकी स्थिति का पता लगाया जा सकता है कि बच्चा कैसा है। ठीक है, उसकी जो स्थिति होती है उसका पता लगाया जाता है अपगार स्कोर के जरिए। जैसे कि सांस लेने में समस्या है या फिर नहीं, सांस लेने में समस्या है या फिर नहीं, इसे रेस्पायरेशन कहा जाएगा। ठीक है, बच्चे का रंग कैसा है और उसके दिल की धड़कन कैसी है। ठीक है, 4 से 6 के अपगार का मतलब होता है कि बच्चा अच्छी स्थिति में है। 4 से 6 जो अपगार स्कोर होता है इसका मतलब होता है कि बच्चा क्या है, जो बच्चे की स्थिति है वो अच्छी है और उसे कुछ पुनर्जीव उपायों की आवश्यकता है। अपगार स्कोर 4 से कम होने का मतलब होता है कि नवजात की हालत खराब है और इसे तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। आप पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें। इन ऑर्डर टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न व्हाट हैज बी इनकरेज्ड। नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। इन ऑर्डर टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न व्हाट हैज टू बी इनकरेज। लेकिन नवजात शिशु के शरीर का जो तापमान है उसको बनाए रखने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। क्या होना चाहिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट विद मदर। माँ के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क होना बहुत जरूरी होता है बेबी को गर्म रखने के लिए, या उसका टेम्परेचर जो है उसका बना तापमान को, उसके शारीरिक तापमान को बनाए रखने के लिए। चलिए आप एक्सप्लेन को देखते हैं कि नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए माँ के साथ त्वचा से त्वचा के संपर्क में रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। विच डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड इन द न्यू बॉर्न बाय यूजिंग स्टेराइज्ड इंस्ट्रूमेंट एंड कॉर्ड टाइज ड्यूरिंग डिलीवरी। प्रसव के दौरान कीटाणु रहित उपकरणों और जो गर्भनाल बंधन को उपयोग करके नवजात शिशु में किस रोग को रोका जा सकता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आप अच्छे से पढ़े फिर आंसर दें फ्रेंड्स। देखिए सभी सिंपल क्वेश्चन है और कई बार पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पढ़ लें अच्छे से फिर आंसर दें।
प्रसव के दौरान कीटाणु रहित उपकरणों और गर्भनाल बंधन को उपयोग करके नवजात शिशु में किस रोग को रोका जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसे टिटनेस से रोका जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। क्या होगा? टिटनेस। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि प्रसव के दौरान कीटाणु रहित उपकरणों और गर्भनाल बंधन का उपयोग करके नवजात शिशु में टिटनेस होने से रोका जा सकता है। और गर्भवती महिलाओं को किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए टिटनेस के टीके भी लगाए जाते हैं। और जो टिटनेस के टीके लगाए जाते हैं उनमें 1 महीने का अंतराल होना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु को भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है। जब महिला को टिटनेस के टीके लगा दिए जाते हैं तो इससे जो गर्भ में पल रहा है बच्चा, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ये टीके महिला को दूसरी या तीसरी तिमाही में लगाए जाते हैं। ठीक है, जो टीके हैं टिटनेस के, ये दूसरी या तीसरी तिमाही में लगाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी के टीके या तो गर्भधारण के कम से कम 3 महीने पहले या फिर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद लगाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आप अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। देखिए सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश किया करें फ्रेंड्स। देखिए जितना आप लोग आंसर देंगे, मैंने कई बार बताया कि जितना आप लोग किसी चीज़ को लिख कर याद करते हैं उतना ज़्यादा बेहतर और लंबे समय तक वो याद रहता है आपको। पढ़े क्वेश्चन को और आंसर दें। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज कंसीडर एज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, निम्नलिखित में से किसे गर्भधारण का सकारात्मक संकेत माना जाता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज कंसीडर्ड एज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, निम्नलिखित में से किसे गर्भधारण का सकारात्मक संकेत माना जाता है? पढ़ लें आप अच्छे से, फिर आंसर दें फ्रेंड्स। क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सकारात्मक संकेत अभी आपने देखा था, ठीक है, कि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये फ्रेंड्स 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सभी 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है, सभी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बेहतर तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, फेटल मूवमेंट, भ्रूण संचलन। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट है, फेटल मूवमेंट। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि भ्रूण संचलन को गर्भधारण का सकारात्मक संकेत माना जाता है क्योंकि गर्भावस्था के सकारात्मक संकेत वे संकेत हैं जिनकी निश्चित रूप से गर्भावस्था के रूप में पुष्टि की जाती है। भ्रूण संचलन की गतिविधियां जो गर्भधारण के समय मां के द्वारा महसूस की जाती हैं, जैसे कि भ्रूण के हृदय की धड़कन की आवाज, पूरे भ्रूण का तालमेल आदि। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पढ़े क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ ले फिर आंसर दें। इन पार्टोग्राफ डायलेशन ऑफ यूट्रस इज डिपिक्टेड बाय विच सिंबल? बताएं फ्रेंड्स। पार्टोग्राफ में गर्भाशय का फैलाव किस प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स इसे एक्स के द्वारा दर्शाया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि पार्टोग्राफ में गर्भाशय का जो फैलाव है उसे एक्स के प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। पार्टोग्राफ लेबर के दौरान मुख्य डेटा मात्र और भ्रूण का एक समग्र ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है। फ्रेंड्स ये क्या होता है? ये ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है जिससे कागज की एक शीट पर समय के साथ दर्ज किया जाता है। प्रासंगिक माप में गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव, भ्रूण की हृदय गति, श्रम अवधि और महत्वपूर्ण संकेत जैसे आंकड़े शामिल हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ें फिर आंसर दें। क्वेश्चन को पढ़ें जैसे फ्रेंड्स कि डिलीवरी ऑफ बेबी हैपेंस इन विच स्टेज ऑफ लेबर? बच्चे की डिलीवरी प्रसव के किस चरण में होती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डिलीवरी ऑफ बेबी हैपेंस इन विच स्टेज ऑफ लेबर? जो बच्चे की डिलीवरी होती है
वो प्रसव के किस चरण में होती है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बताएं फ्रेंड्स किस चरण में होती है? तो यहाँ पे गेस करें फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंड्स राइट होगा, सेकेंड स्टेज। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स कि बच्चे की डिलीवरी प्रसव के दूसरे चरण में होती है। यह अवस्था तब शुरू होती है जब गर्भाशय ग्रीवा पूर्णतः खुल जाती है, अर्थात 10 सेंटीमीटर पूर्ण रूप से डायलेटेड हो जाती है फ्रेंड्स। सॉरी यहाँ पे हमने शोर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो गर्भाशय ग्रीवा होती है जिसे सर्विक्स कहा जाता है फ्रेंड्स, ये पूर्ण रूप से 10 सेंटीमीटर तक डायलेटेड हो जाती है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर बच्चा सीधा है, ठीक है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन में, सिफेलिक मोड में है, तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर पूर्ण रूप से डायलेटेड है, पूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, अधिकतम जो आपकी जो महिलाओं में सर्विक्स होती है, ठीक है, ग्रीवा होती है, जो गर्भाशय ग्रीवा होती है, वो कितनी फैलती है? 10 सेंटीमीटर, अधिकतम 10 सेंटीमीटर फैल जाती है। और इसी को पूर्ण मतलब कि इस कंप्लीट डायलेशन कहा जाता है। ठीक है, इसे कंप्लीट डायलेशन कहा जाता है गर्भाशय ग्रीवा का। ये 4 से 10 सेंटीमीटर तक पूर्ण फैलाव होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर अगर पूर्ण रूप से फैलाव हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बच्चे की डिलीवरी प्रसव के दूसरे चरण में होती है। यह अवस्था तब शुरू होती है जब गर्भाशय ग्रीवा पूर्णतः खुल जाती है, मतलब 10 सेंटीमीटर की हो जाती है, और शिशु के जन्म होने तक लगभग 1 से 2 घंटे बनी रहती है। ठीक है, इस अवस्था में प्रत्येक संकुचन के साथ जोर लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे शिशु को आसानी से जन्म दिया जा सके। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे 43 लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन एज द मैनेजमेंट ऑफ फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर? निम्नलिखित में से कौन प्रसव के चौथे चरण के प्रबंधन के रूप में नहीं की जाती है या नहीं किया जाता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ लें इसे अच्छे से, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन एज द मैनेजमेंट ऑफ फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर? तो यहाँ पे ऑप्शन डी फ्रेंड्स राइट होगा, टू एसेस प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, प्लेसेंटा और गर्भनाल का आकलन करना, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि प्लेसेंटा और गर्भनाल का आकलन प्रसव के चौथे चरण के प्रबंधन के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत माँ को पेरेनियल वास देना, रक्तस्राव, नाड़ी और रक्तचाप का आकलन करना तथा माँ की त्वचा के रंग और बच्चे की स्थिति का परीक्षण करना शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, व्हाट इज ओलिगोहाइड्रोमिनास? ओलिगोहाइड्रोमिनास क्या है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। ओलिगोहाइड्रोमिनास क्या है? शायद आपने कल पढ़ा था द क्वेश्चन, व्हाट इज ओलिगोहाइड्रोमिनास क्या है? पढ़ लें इसे फिर आंसर दें। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड इज लेस देन 3000 ml, यानी कि एमनियोटिक जो द्रव होता है वो 300 मिलीलीटर से कम, 300 मिलीलीटर से कम होना, इसी को ओलिगोहाइड्रोमिनोज कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं। ओलिगोहाइड्रोमिनोज में एक ओलिगो जो हाइड्रोमिनोज है, इसमें एमनियोटिक द्रव 300 मिलीलीटर से कम होता है। यह बहुत कम एमनियोटिक फ्लूइड होने की स्थिति है, बहुत कम। मतलब कि जब ओलिगोहाइड्रोमिनोज की स्थिति बताई जाए तो आप समझ सकते हैं कि मतलब 300 मिलीग्राम लीटर से भी कम जो बच्चेदानी जो यूट्रस है उसमें क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड बचा है। ठीक है, ओलिगोहाइड्रोमिनोज का निदान अल्ट्रासाउंड द्वारा किया जाता है, क्योंकि एमनियोटिक द्रव या प्रेगनेंसी में पानी बच्चे के विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो जो बच्चे का विकास है, डेवलपमेंट है, वो नहीं होगा। ठीक है, यह द्रव
बच्चे की गर्भ में रक्षा करता है। गर्भनाल के 12 दिनों के बाद एमनियोटिक थैली बनती है फ्रेंड्स। कितने दिन बाद बनती है? 12 दिनों बाद। 12 दिनों बाद, गर्भनाल के 12 दिनों के बाद एमनियोटिक थैली बनती है। और फ्रेंड्स ये एमनियोटिक जो थैली होती है इसमें बच्चा तैरता रहता है, ठीक है। इसी से बच्चे को भोजन माने कि सारे सारे पोषण मिलते रहते हैं और वो इसी में तैरता रहता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, ठीक है। यहाँ पे 13 लिखा है, 14 है। एट 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यूट्राइन फंडस रीचेज विच पार्ट ऑफ बॉडी। गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय कोश शरीर के किस अंग में पहुंचता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। सिंपल क्वेश्चन है, सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बताएं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सभी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स और रिपीटेड हैं, आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स जिफिस्टर्नम, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, जिफिस्टर्नम। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय कोश शरीर के जिफिस्टर्नम अंग में पहुंचता है। इस समय गर्भाशय के शीर्ष को नाभि से लगभग 5 इंच ऊपर माना जा सकता है, क्योंकि गर्भाशय का शीर्ष इतना ऊंचा होने के कारण सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इस समय शिशु का वजन 1.7 किलोग्राम का और लंबाई 28 सेंटीमीटर की होती है। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको क्वेरी करनी हो, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर हमसे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। और फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट है जो ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है 7985473042, ठीक है। इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकता है, डायरेक्ट कॉल भी कर सकता है जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है क्लास लेने के लिए फ्रेंड्स। और ऑनलाइन क्लास की जो फीस है वो हमारी 2000 रुपये रखी गई है, ठीक है। 2000 रुपये रखी गई है ऑनलाइन क्लास की फ़ीस, ठीक है। पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए है ये, आपका पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।